हे एवरीवन, दिस इज़ निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शिकागो टाइपराइटर का 3rd एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे गले को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हान को लगा था कि सियोल उसको हिट करने वाली है और वो बेहोश हो जाता है, बट एक्चुअल में सियोल तो फावड़ा जमीन पर मार के उसे खोदने लगती है जिससे वो कार का डोर ओपन कर सके। बैंग जिन की माँ को दिखाते हैं जो इस गाय को अजीब तरह से देखकर बोलती है, मैं नहीं जानती कि उनका मिलना सही है या नहीं, बट मैं होप करती हूँ कुछ उलझे ना। बैंग जिन को तो कुछ समझ नहीं आता, बट एज अ ऑडियंस हमें कुछ समझ में आता है कि यहाँ कुछ जिन्हों की बात हो रही है। सियोल जब मिट्टी हटा रही होती है तो रुमाल निकालते हुए उसकी एक वॉच गिर जाती है। गाइस, इस सीन को याद रखिएगा क्योंकि आने वाला एपिसोड इसी के अराउंड होगा। और जब हान की आंखें खुलती है तो वो इस सिचुएशन में होता है, उसकी पूरी बॉडी को बांध कर रखा होता है और उसे याद आता है सियोल उसको हिट करने वाली थी। वहाँ अपनी बुक स्टॉकर देख के और सियोल को एक बड़ी सी सिरिंज लेकर अपने पास आते देख वो मन में सोचता है, इसके हाथ में हमेशा फावड़ा और सिरिंज जैसी चीजें ही क्यों रहती है। सियोल भी कुछ डरावने तरीके से उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे कान पे लगे सारे सेफ्टी गियर का पैसा वसूल हो गया, तुम लकी थे इसलिए तुम्हारी जान बच गई। हान मन में बोलता है, इसे क्या लग रहा है मैं डॉग हूँ, ये तो बिल्कुल साइकोपैथ है। सियोल उसे बताती है कि हैवी रेन के कारण रेस्क्यू टीम नहीं आ पाएगी और सिरिंज लेकर उसके मुंह में डालने लगती है। ये सीन तो बहुत ही फनी होता है। हान पीने से डिनाई करता है बट सियोल उसका नाक बंद कर देती है और जब वो सांस लेने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह में सिरिंज डाल देती है, बट वो सिर्फ लिक्विड फूड होता है। सियोल कहती है यहाँ पर स्पून नहीं था। हान कहता है मुझे पहले बताना था। सियोल कहती है इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। हान कहता है मैं नहीं खाऊंगा, बट सियोल भी एक कदम आगे होती है, कहती है अब मैंने पहले ही तुम्हारे लिक्विड फूड में मेडिसिन डाल दी थी। हान कहता है मुझे पहले बताना चाहिए था और बेहोश हो जाता है। मैनेजर स्क्रिप्ट का वेट कर रहा होता है और हान से भी कांटेक्ट ना होने के कारण उसकी तो जान जा रही होती है। अभी 10 बजे फैक्स के थ्रू शिकागो टाइपराइटर फर्स्ट वीक स्क्रिप्ट आ जाती है। स्क्रिप्ट को देख के तो मैनेजर खुश हो जाता है। जिन्हों को दिखाते हैं जो हान के घर पे मस्त सॉन्ग लगाकर सुन रहा होता है। तभी वो सियोल का विजिटिंग कार्ड नोटिस करता है। सियोल को दिखाते हैं कि वो पहाड़ के एज पे जाकर अपने फादर को याद करती है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में सियोल के फादर ने उसे वही एंटिक वॉच देते हुए कहा था कि ये मुझे हाइकिंग के दौरान मिली थी और ये टूटी हुई है, पर लगता है इसने ग्रेट स्टोरी देखी है। ये पूरी गोल्ड की बनी है बट इसकी आर की सुई नॉर्मल है। जैसे इसका मालिक जानता था कि बड़ी चीजों को चलाने के लिए छोटी चीजों का सही होना जरूरी है। फ्यूचर के लिए कभी भी अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस मत करना। सियोल मेमोरी को याद करके जब वॉच ढूंढती है तो वो उसके पास नहीं होता। हमें बैंग जिन और शेफ की बातों से पता चलता है कि सियोल के फादर किसी को बचाते हुए मर गए थे और उनके फादर की राख माउंटेन पर ही है, इसलिए सियोल हर साल अपने फादर को याद करते हुए माउंटेन जाती है। फिर हान की आंखें दोबारा खुलती है बट इस बार वो फ्री होता है। वो अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है बट नेटवर्क ना होने के कारण कॉल नहीं कर पाता। तभी सियोल आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मैंने कहा था ना हम यहाँ आइसोलेटेड है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। हान डरते हुए कहता है मेरे पास नहीं आना और अपने पीछे से कुछ उठाने की कोशिश करता है। सियोल जब अपना फावड़ा पकड़ती है, हान को लगता है उसने पीछे से कोई चाकू उठाया है और वो सियोल के सामने रखता है, बट वो चीज स्पून होती है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ बहुत सारे स्पून्स होते हैं। हान कहता है इससे तुम अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लो, फिर क्यों तुमने मुझे सिरिंज से फूड खिलाया? सियोल कहते हैं स्पून गंदे थे। हान कहता है फिर मुझे बांधा क्यों था तुमने? सियोल कहती है मैं परेशान थी, मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट एड किया था, मैं नहीं जानती थी तुम्हारी हड्डी टूटी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। हान सियोल पर गुस्सा करता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाह रही थी। सियोल फावड़ा लेकर जाने लगती है। हान कहता है कन्वर्सेशन के बीच में कहाँ जा रही हो? वो भी इसे लेकर कहीं मेरी कब्र खोदने तो नहीं जा रही? और कहता है तुम्हें कैसे पता लगा मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और उसी टाइम तुम वहाँ पर थी? सियोल गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सारा मेरा प्लान है? हान कहता है तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा कोइंसिडेंस हो रहा है? सियोल कहती है इस बंदे को तो शक करने की बीमारी है। सियोल कहती है मुझ पर शक करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरे फादर की आखिरी निशानी भी खो गई है। और हान को सुनाकर वहाँ से एक्सीडेंट वाली जगह पर चली जाती है वॉच को ढूंढने। हान अकेले कैबिन में फोन का नेटवर्क चेक कर रहा होता है। उसे याद आता है कि आज स्क्रिप्ट भेजना था। फिर हान सियोल की चीजों को देखने लग जाता है, उसकी बुक्स, उसके फादर की फोटोग्राफ्स। एक बुक में उसे 10 साल पुरानी अपनी फोटो मिलती है जो एक कैफे में ली गई थी। फिर उसे याद आता है कि 10 साल पहले जब उसे कोई नहीं जानता था, कोई उसका फैन उसे कैफे में कॉफी देकर जाता था जिसपे आई एम योर फर्स्ट फैन लिखा होता था और कहीं ना कहीं वो इस बात से मोटिवेट होता था। अब हान को पता चल गया है कि वो अननोन फैन कौन थी। सियोल जब वॉच को ढूंढ रही होती है तो पत्थर से गिरने वाली होती है
तभी हान उसे बचा लेता है, फिर भी उसके पैर पे मोच आ जाती है। फिर हान उसे पकड़कर लेकर जाता है। हान कहता है अगर ये तुम्हारी ट्रिक है तो मेरे हाथ से तुम गई। फिर सियोल वहाँ से जाने लगती है तो हान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है लास्ट टाइम के लिए सॉरी और इस टाइम के लिए थैंक्स। सियोल तो खुश हो जाती है कि फाइनली इस सड़ू ने माफी मांगी और थैंक्स भी बोला। सियोल कहते है तुम लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करते? हान कहता है कि लोगों ने कई बार उसके पीठ पे छुरा भोंका है। हान सियोल से कहता है कि तुम अब क्यों नहीं हंसती हो? सियोल कहती है इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मुसीबत याद दिलाती हूँ और तुम मुझे स्टॉकर समझते हो और अब तो मैं तुम्हारी फैन भी नहीं रही। हान कहता है फिर तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? सियोल कहती है क्या बात कर रहे हो और वहाँ से चली जाती है। रात को हान सियोल को देख रहा होता है तो सियोल अपना स्लीपिंग बैग बंद कर लेती है। हान हंसने लगता है और अपनी तारीफें करने लगता है कि मुझे पता है जो एक बार मेरा फैन बच जाता है उससे बहुत मुश्किल होती है मेरे चाम से दूर रह पाना। हान बोल ही रहा होता है सियोल के खराटों की आवाज आती है। हान का तो पोपट हो जाता है और जब रात में सियोल की नींद खुलती है हान बुखार से तप रहा होता है और वो रेस्क्यू टीम को बुलाने चली जाती है। 2 दिन बेहोश रहने के बाद हान की आंखें उसके घर पर खुलती है और जब वो स्क्रिप्ट देखता है फिर मैनेजर के आने के बाद उसे बहुत सुनाता है। मैनेजर कहता है कि तुमने ही तो स्क्रिप्ट सेंड की थी और ऐसा ही काम नेक्स्ट वीक करने को भी कहता है। मैनेजर जब बाहर निकलता है तो गेट पर जिनो भी होता है। मैनेजर कहता है कि मैं तो कैच होने वाला था। जिनो कहता है अच्छा है तुम पकड़ में नहीं आए। बेचारा हान हैरान होकर स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है और सोचता है असलियत में ये मैंने लिखा है, हालांकि ये कहानी मैं ही लिखना चाहता था। आखिर ये कहानी किसने लिखी है? तब उसे याद आता है कि उस रात एंजाइटी दूर करने के लिए उसने मेडिसिन खाई थी और वो नशे में भी था। शायद उसके बाद अनकॉन्शियस में उसने ये सब लिखा हो और फिर वो भूल गया हो और शायद मैनेजर मुझे पागल बना रहा है। हान को पता चलता है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसकी स्क्रिप्ट रीड की है और उन्हें हर जगह से पब्लिशर राइट के लिए ऑफर आ रहे हैं। अल्टीमेटली उसका फ्रेम दोबारा वापस आ गया। हान के एक इंटरव्यू में जिन्हो के पास रिपोर्टर सॉन्ग जोंग बैठता है और हान को देखकर कहता है इतना हैंडसम होकर राइटिंग करता है, एक्टर बन जाता। जिन्हो उसकी बातों में हाँ मिला रहा होता है। हान को एक एडवर्टाइजमेंट ताई के साथ करना होता है। ये सुनकर तो वो दोबारा मैनेजर पे गुस्सा करता है। बी प्रोफेशनल हान अपना एड खत्म करके वहाँ से जा रहा होता है। ताई दोबारा उसे रोक कर बात करने की कोशिश करता है। ताई हान से कहता है कि मुझे तुम्हारी राइटिंग स्टाइल अच्छी लगी बट फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो ये तुम्हारी राइटिंग स्टाइल नहीं लगी, अजीब है ना? हान उसकी इंटेंशन पूछता है। ताई कहता है बस मैं थोड़ा सरप्राइज था। जो बंदा डेटिंग से इतनी नफरत करता हो और कुछ दिनों बाद रोमांटिक नॉवल लिखे तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? हान ताई के बालों पर कमेंट करता है और अपने जैसे लिखने को बोलता है, राइट लाइक अ क्रेजी। ताई के फादर को दिखाते हैं जो ताई की स्क्रिप्ट को देखकर डिसअपॉइंट होते हैं और जब ताई अपनी स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है तो ताई के फादर कहते हैं तुम्हारी इस घटिया स्क्रिप्ट के एक भी सेंटेंस में लेखक की आत्मा नहीं है और कहते हैं जिसकी तुम नकल कर रहे हो उसे तुम पार नहीं कर सकते तो तुम्हें शुरू से ही उसकी नकल नहीं करनी चाहिए और उसे बहुत सुनाते हैं। ताई अपने पिता के पास हान की बुक देखकर थोड़ा नाराज होता है बट चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं बी लाइक एशियन चाइल्ड बैंगजिन की अपनी माँ से धुलाई हो रही होती है कि सियोल आ जाती है और उसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। मेजर कांग हान को बताती है कि कल 10 बजे से पहले स्क्रिप्ट रेडी करनी है बट जब हान राइट करने बैठता है वो एक भी वर्ड नहीं लिख पाता। फिर अचानक उसे एक आवाज आती है, हे बडी। और जब वो अपने राइटिंग रूम का गेट ओपन करता है तो वहाँ फॉग ही फॉग होता है। जिन्हो हान के सामने होता है। हान उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते वक्त हान के पास से एक टांगे वाला गुजरता है, उसमें जिन्हो होता है। उसके गुजरते ही जैसे 1930 का एरा सेट हो गया हो। हान का कोई हाथ पकड़ता है, वो सियोल होती है जिसके पीछे कुछ लोग होते हैं। भागते वक्त वही एंटीक वॉच गिर जाती है। सियोल उसे दोबारा उठाकर भागने लगती है। फिर दोनों एक दुकान के पास रुक जाते हैं और वो लोग कंटिन्यू उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। सियोल हान से अपना हैट निकालते वक्त बोलती है, बकवास रोमांस लिखने की बजाय तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे हमारे देश की मदद हो। और फिर सियोल उसे किस कर लेती है। उन लोगों में से एक बंदा जब उन्हें ढूंढने आता है तो उसे लगता है वो कोई और है और वहाँ से चला जाता है। और सियोल कहती है, लगता है आज तुमने देश के लिए अच्छा काम किया है। हान पूछता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। सियोल कहती है, मासूम मत बनो, मुझे पता है तुम प्ले बॉय हो। और उस वॉच को हान को देते हुए कहती है कि अब सब उधार खत्म हुआ। हान कहता है, ये मेरा है। सियोल कहती है, तुम तो इस पर बवाल कर देते हो जैसे ये तुम्हारी सीक्रेट वाइफ हो। और कहती है, तुमने कहा था ना ये तुम्हारे पिता की निशानी है। हान सियोल के हाथ के चोट को नोटिस करता है और पूछता है कि तुम्हारा वो पीछा क्यों कर रहे थे।
सियोल कहती है अगर तुम इन सब से अलग रहने वाले हो तो लास्ट तक ऐसे ही रहना, अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में हर्ट मत होना। सियोल कहती है क्या हुआ, आज जो हुआ है उसकी वजह से तुम मुझसे प्यार मत करने लगना, ये सब सिर्फ रेवोल्यूशन के लिए है, ये सिर्फ क्रांति के लिए है। हान दोबारा उसे जाते हुए देखने लग जाता है। हान की आंखें खुलती है और वो सब उसका सपना होता है। बट दोबारा स्क्रिप्ट अपने सामने देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी सेक्रेटरी कांग स्क्रिप्ट लेने आती है और कहती है आपने दोबारा टाइपराइटर से टाइप किया है, और वो स्क्रिप्ट लेकर जाने लगती है। बट हान का मन नहीं मानता वो स्क्रिप्ट देने को, वो दे देता है। इससे हान को ये पता चल जाता है कि ये स्क्रिप्ट उसने तो नहीं लिखी। ताई की माँ को दिखाते हैं जिसने रिपोर्टर सॉन्ग को लास्ट टाइम गलत आर्टिकल लिखने को कहा था और इस बार गोस्ट राइडर का रूमर फैलाने को बोलती है। हान का पारा तो इस बार 7वें आसमान पे होता है। हान मैनेजर को एक साइड लेता है और कहता है कि तुमने गोस्ट राइडर हायर किया मेरी पीठ के पीछे। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने मिस्टर यो को हायर किया था बट तुम राइटिंग करना स्टार्ट कर दी इसलिए हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। बट हान तो किसी की नहीं सुनता और ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है। ड्राइव करते करते वो सोच ही रहा होता है कि दोबारा उसके आसपास फॉग छा जाता है और वो अपने एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुँच जाता है। और जब वो कार से उतरता है तो एक्सीडेंट साइट में उसे कुछ चमकता है और बैंगजिन को दिखाते हैं जो उसी वॉच के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सियोल ने उस वॉच को 3 दिन तक ढूंढा बट उसे नहीं मिला। बैंगजिन बोलती है कि मेरी माँ कहती है पुरानी चीजों में आत्मा होती है और वो दोबारा अपनी पुरानी जगह पर जाना चाहती है और शायद वो दोबारा अपने पुराने मालिक के पास वापस चली गई हो। हान को दिखाते हैं कि वो वॉच हान को मिल जाती है। वॉच हाथ में आते ही मिस्टीरियस तरीके से वो खराब वॉच चलने लग जाती है। इससे हमें तो पता चल जाता है कि ये वॉच असली मालिक के पास आ गई है। हान जब अपने घर में एंटर होता है तो उसे टाइपिंग की आवाज़ आती है। वो जिन्हो को देख लेता है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है टाइपिंग करते हुए। जब हान उससे पूछता है तुम कौन हो तो जिन्हो अपने आप को एज अ गोस्ट राइटर इंट्रोड्यूस कराता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ पॉइंट ये है कि जिन्हो घोस्ट है या ह्यूमन, ये हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।